एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं 2024 तैयारी शुरू, और आज आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार की तरफ से 2024 के लिए क्या सबसे बड़ी तैयारी की गई है और कैसे वो तैयारी सीधे नौकरियों के ऐलान से आकर जुड़ती है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस केस में दिल्ली के मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा है कि कोरोना होने की वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है, इसीलिए वो केस से जुड़ी कुछ बातों पर सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गौरतलब है कि कोर्ट में ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे, सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा। सत्येंद्र जैन साहब को कोविड जो है बड़ी सीवियर तरीके से हुआ था, यहाँ तक कि वो डेथ बेड पे थे। बड़ी मुश्किल से जो है रिवाइवल हुई है। और कोविड का आप भी जानते हैं भाई, मेरे को भी कोविड हुआ है, मेरी भी मेमोरी के लॉसेस हैं। अब मैं भी बीच बाच में नाम भूल जाता हूँ कभी कभार। मैं इस तरह की बात है कि जिन लोगों से 20 साल से मेरे संपर्क है, एकदम नाम नहीं आता दिमाग में। कुछ कोविड की इस तरह की इफेक्ट्स हैं, टाइम लगेगा ठीक होने में, तो कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है। और इनकी तो और ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, ये तो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, हम तो घर पे ठीक हो गए। तो ये सत्येंद्र जैन के वकील को आप सुन रहे थे। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी लॉन्ग कोविड के असर के बारे में बात कर चुके हैं। और इस सब के बीच अब ये जो बात कही जा रही है सत्येंद्र जैन की तरफ से कि साहब उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है कोविड की वजह से, इस वजह से वो सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहे। इस पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो ये याददाश्त कमजोर होने वाला जो बयान सत्येंद्र जैन की तरफ से दिया गया है, इसे बयान से ज्यादा बहाना बता रहे हैं। केजरीवाल जी ने ऐसे मंत्री भी रखे हैं जिनकी याददाश्त कम होगी या चले गई, वो डिपार्टमेंट क्या चलाते होंगे। और मैं हिमाचल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये इनके प्रभारी ऐसे लगे हैं जिनकी याददाश्त नहीं है। भाई मिलों भी तो कल को याद रखेंगे नहीं रखेंगे कोई पता नहीं। और अब बात करते हैं 2024 के लिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी तैयारी की। जी, बात रोजगार की, जिसके लिए अब सरकार जो है वो मिशन मोड में आकर जुटी है। और कैसे सरकार एक तीर से दो निशाने साधने वाली है। आखिर क्या है मोदी सरकार का मिशन रोजगार, जिसके जरिए 2024 में बीजेपी को चमत्कार की उम्मीद है, क्योंकि 1.5 साल की ये योजना है जिसमें 10 लाख नौकरियां दी जानी है। और 1.5 साल मतलब 2023 का अंत। कैसे इससे 2024 के लिए होगी तैयारी शुरू, रिपोर्ट देखिए आप। ये दो तस्वीरें देश के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती हैं। केंद्र सरकार जल्द ही सभी मंत्रालयों और विभाग में 1.5 साल के भीतर 10 लाख पदों को भरेगी। वहीं रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करेगा। 2024 के आम चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है और सबसे बड़े सियासी रण से पहले मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को नेस्तनाबूद करने के मिशन में जुट गई है। पीएमओ ने आज ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी ने आज सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की। पीएम मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख पदों को भरने का आदेश दिया। अगर पीएमओ के इस ट्वीट को डिकोड करें तो दिसंबर 2023 तक 1.5 साल पूरे होंगे। 1.5 साल पूरे होने में 548 दिन बाकी हैं। 548 दिनों में सरकार का टारगेट 10 लाख नौकरियां देना है, यानी अगले 1.5 साल में हर दिन 1825 नौकरियों का लक्ष्य है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान है, जिसका मकसद सेना में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना भी है।
अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सेना के अवार्ड मिलेंगे, लेकिन पेंशन का विकल्प नहीं होगा। साफ है कि रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार मिशन मोड में जुट गई है और इसके जरिए सरकार राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सफलता की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रही है। रोजगार के जरिए मोदी सरकार की नजर 2024 लोकसभा चुनाव में युवा वोटरों पर है। दूसरी तरफ रोजगार सृजन से आर्थिक चुनौतियों को भी साधने की कोशिश है। भारत दुनिया की सबसे युवा शक्ति है। भारत की कुल आबादी की 66% आबादी 35 साल या उससे कम उम्र की है और बीजेपी साल 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसी युवा आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और रोजगार ऐसे मुद्दे पर अगर ये युवा आबादी बीजेपी के साथ आ जाती है तो उसकी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की राह काफी आसान हो सकती है। युवाओं के वोट से सत्ता की राह सुगम होगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेजी से घूमेगा। भारत की अर्थव्यवस्था अभी $3 ट्रिलियन की है। अगर सभी युवा रोजगार के दायरे में आएंगे तो 2023 में ही देश की इकोनॉमी $9 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन पार कर जाएगी। अगर युवाओं को रोजगार के मौके नहीं मिले तो ये शक्ति देश के लिए बोझ बन जाएगी और विपक्ष के तीखे सवाल तो अभी से शुरू हो गए हैं। इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन अब जिस तरह से यूपी से लेकर दिल्ली तक में पीएम मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। देखा आपने किस तरीके से 2024 के लिए रोजगार के जरिए बीजेपी ने कर दी है सबसे बड़ी तैयारी शुरू। और अब बात कांग्रेस की। राहुल गांधी दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुए। दूसरे दिन भी राहुल से दूसरे राउंड की पूछताछ इस वक्त भी जारी है जब मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूं। देखिए, कल राहुल गांधी से ईडी ने करीब 10 घंटे की मैराथन पूछताछ की थी और कल के पैटर्न पर ही आज भी बिल्कुल वही अंदाज राहुल गांधी का। सुबह उनके घर कल की तरह ही उनकी बहन प्रियंका गांधी पहुंची। फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा भी आज बिल्कुल कल की तरह ही खोला। सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित भी बिल्कुल कल की तरह ही बताया गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ आज एक बार फिर राहुल गांधी का कारवां कांग्रेस दफ्तर पहुंचा। राहुल के साथ बहन प्रियंका भी मौजूद थी। राहुल आज दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में मंथन हुआ। राहुल के एक तरफ अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मल्लिका अर्जुन खड़गे बैठे नजर आए तो दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और अधीर रंजन चौधरी नजर आए। राहुल पहले अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ चर्चा करते दिखे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल के साथ हल्के फुल्के मूड में बात की। फैलाई जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल ईडी दफ्तर के लिए बढ़ने लगे। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी कांग्रेस का झंडा थामे पीछे पीछे चलने लगे। राहुल जिंदाबाद के नारे फिर से बुलंद होते गए। 24 अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस दफ्तर वाले इलाके में आज सुबह से ही धारा 144 लागू थी। जब कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल की गाड़ी के साथ चलने लगे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जो जवान हैं वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो
उनको वहां पर रोक रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरीके से कन्फ्रंटेशन भी है। एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद है, वो आगे बढ़ रहे थे राहुल गांधी के पीछे पीछे। तो उनको ये पहला बैरिकेड तो वो पार करके आगे आ गए हैं, लेकिन दूसरे बैरिकेड पर उनको रोक दिया गया है। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ जाने पर अड़ी रहे। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। मोदी जी, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सर नहीं। आप आइए, पकड़िए, जेल में डालिए, आजीवन कारावास दीजिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग्राम के बीच राहुल बहन प्रियंका के साथ ईडी दफ्तर पहुंच गए। ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक आज राहुल गांधी से शेयर पैटर्न को लेकर पूछताछ हुई और उनसे सवाल किए गए। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड में कुल कितने शेयर थे? एजीएल के शेयर आपने कितने रुपए में खरीदे? एजीएल के कितने शेयर खरीदे गए? शेयर खरीदने की पेमेंट किस अकाउंट से की गई? ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे समेत यंग इंडियन कंपनी को भी आरोपी बनाया गया था। इसी एफआईआर के तहत राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और इसी एफआईआर के तहत सोनिया गांधी को भी पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। इसी एफआईआर के तहत इस मामले के अन्य आरोपियों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले कल ईडी ने राहुल गांधी से 2 चरणों में करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। कांग्रेस हिराल केस में ईडी की जांच को गांधी परिवार के खिलाफ साजिश बता रही है, लेकिन बीजेपी का हमला जारी है। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। आश्चर्य का विषय कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं न कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। इस मामले में साल 2011 में कोलकाता की डोटेक्स कंपनी ने यंग इंडियन कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बाद में जब आयकर विभाग ने उस मामले की जांच शुरू की तो डोटेक्स कंपनी को बनाने वाले मालिक ने जांच एजेंसी के सामने दिए बयान में कहा कि उसकी ये कंपनी एक जमा खर्ची कंपनी थी, यानी शेल कंपनी थी। लेकिन अब तक हिराल केस पर राहुल गांधी चुप है। उन्होंने आज कबीर जयंती के मौके पर एक दोहा ट्वीट किया। क्या इस दोहे के जरिए राहुल गांधी हिराल केस में पाक साफ होने का इशारा कर रहे हैं? तो राहुल से ईडी के सवाल पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस, और इसी को लेकर सी वोटर ने जो सर्वे किया है उस सर्वे का सवाल और जवाब के तौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं, अब जरा ये देखिए आप कि राहुल से पूछताछ के जरिए सरकार बदले की राजनीति कर रही है। यही तो वो आरोप है जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसके जवाब में सी वोटर के सर्वे में मामला बिल्कुल 50-50 बटा हुआ नजर आ रहा है। 50% हाँ में जवाब दे रहे हैं, 50% नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर सियासत गर्म राहुल गांधी के मुद्दे पर, जिस तरीके से ईडी राहुल गांधी को लगातार पिछले 2 दिन से पूछताछ के लिए बुला रही है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, राहुल गांधी से आज दूसरे दिन दूसरे राउंड की पूछताछ जारी है। बिल्कुल कल के पैटर्न पर ही आज भी राहुल गांधी सुबह ईडी दफ्तर पहुंचे। कल जिस तरीके से हमने देखा था कि सुबह सुबह प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के घर पहुंची, बिल्कुल उसी अंदाज में आज भी प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची। उसके बाद दोनों भाई बहन एक ही गाड़ी में बैठकर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और फिर वहां से राहुल गांधी ईडी दफ्तर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सड़क पर प्रदर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।